हेलो, स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। मैं बताती हूँ आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई अहम खबरें। एक न्यू ग्लोबल रिसर्च में पाया गया है कि लगभग 40% क्रिप्टो ओनर्स प्राइमरी बैंक से स्विच होकर ऐसे बैंक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो क्रिप्टो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीजा ने ग्लोबल क्रिप्टो एडवाइजरी प्रैक्टिस शुरू करने की घोषणा की है, जो इनके क्लाइंट्स और पार्टनर्स को अपनी क्रिप्टो जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। वीजा के कंसल्टेंट्स और प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स के ग्लोबल नेटवर्क ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मौजूद क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट किया और अलग-अलग स्ट्रैटेजी डेवलप करने में मदद करने का फैसला लिया है। साथ ही वीजा बैंकों के लिए न्यू यूजर एक्सपीरियंसेस, क्रिप्टो रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, सीबीडीसी इंटीग्रेटेड कंज्यूमर वॉलेट्स जैसे इनोवेशंस के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी तैयार करने में सहायता देगा। वीजा की रिसर्च कहती है कि दुनिया की 94% फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब जानते हैं। वीजा कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स के ग्लोबल हेड के मुताबिक पिछले साल जहां क्लाइंट्स क्रिप्टो को सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे, वो इस साल क्रिप्टो पर आधारित स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट रोड मैप तैयार कर रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल रेगुलेशन की बात सामने लाई है। आईएमएफ का मानना है कि दुनिया भर में क्रिप्टो की तेजी से बढ़ती मांग के चलते ये डिजिटल एसेट्स सिस्टमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए इस समय एक कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है। आईएमएफ ने अपने ब्लॉग में साफ कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से उठने वाले जोखिम को रोकने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मदद करेंगे, लेकिन साथ ही आईएमएफ क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस के लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करने की बात भी सामने रखता है। आईएमएफ के मुताबिक देशों को अपने क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि एक्सचेंजेस या फिर P2P प्रोवाइडर्स को ऑथराइज करना चाहिए और साथ ही क्रिप्टो सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और वो क्रिप्टो जिनका पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, इनमें साफ अंतर होना चाहिए और इन्हें सिक्योरिटीज रेगुलेटर को मॉनिटर करने की जरूरत है। आईएमएफ ने यह सिफारिश भी की है कि क्रिप्टो के संपर्क में आने वाले सभी वित्तीय संस्थाओं को खास रिस्क लिमिट्स, इन्वेस्टर सूटेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट जैसी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं मल्टीनेशनल फुटवेयर जायंट नाइकी ने मेटावर्स में एक बड़ा कदम लिया है। स्पोर्ट्सवेयर जायंट नाइकी ने एनएफटी फैशन और कलेक्टिबल स्टार्टअप आर्टिफैक्ट को खरीद लिया है। आर्टिफैक्ट का फ्लैगशिप प्रोडक्ट एक हाइब्रिड एनएफटी फिजिकल शू कलेक्टिबल है, जो लेजेंडरी क्रिप्टो पंक एनएफटी कलेक्शन से प्रेरित है। नाइकी के लिए अधिग्रहण डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह भी मानना है कि ये एथलीट्स और क्रिएटर्स को स्पोर्ट, क्रिएटिविटी, गेमिंग और कल्चर के लिए साथ लाएगा। नाइकी के प्रेसिडेंट जॉन डोनाह्यू ने अपने ब्लॉग में लिखा कि इस अधिग्रहण के साथ कंपनी के साथ क्रिएटर्स की एक बड़ी टैलेंटेड टीम जुड़ रही है और वो आर्टिफैक्ट के ब्रांड में और निवेश भी करेंगे, जिससे नाइकी का डिजिटल फुटप्रिंट और मजबूत होगा। मेटावर्स फैशन एक तेजी से बढ़ता सेक्टर है। साल की शुरुआत में ही आर्टिफैक्ट के कॉम्पिटिटर क्रिप्टो किकर्स ने एनबीए स्टार विल्सन चैंडलर के साथ पहली डिजिटल शू डील साइन की थी। तो ये थी क्रिप्टो की दुनिया की बड़ी खबरें। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं नेमिश संघवी, जो सीईओ हैं कॉइन क्रंच इंडिया के। हाय नेमिश, 2021 कितना बड़ा साल रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए, ये बताइए 2022 से क्या उम्मीद है? 2021 जो ईयर है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी टोकन या कॉइन ने परफ़ॉर्म किया है, तो वो है मीम टोकन्स, एनएफटी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और मेटावर्स के अराउंड जो बिल्ड कर रहे हैं, इन टोकन्स ने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया है। मेरा मानना है कि 2022 में भी एनएफटी और मेटावर्स का चर्चा और बोलबाला रहेगा, लेकिन ये थोड़ा-सा कंसोलिडेट हो जाएगा। यानी कि जो प्रोजेक्ट सही में अच्छा काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। 2021 में जिस किसी ने भी इस लाइन में शुरू किया काम, जिस भी प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया एनएफटी मेटावर्स, उन सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट 2022 में कुछ गिने-चुने प्रोजेक्ट्स जो एक्चुअल में इन चीज़ों पे काम कंटिन्यू करते हैं और अच्छा काम करते हैं, वो ही परफॉर्म करेंगे। ये मुझे लगता है 2022 में। थैंक्स नेमिश। थैंक यू सो मच।
क्रिप्टो की समझ में आज बात केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की। यह शब्द आपने कई दफा सुना है, खासकर फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दों में। निवेशकों के पैसों की सुरक्षा के लिए केवाईसी बहुत जरूरी है। केवाईसी के जरिए एक्सचेंज या फिर ब्रोकर अपने कस्टमर्स की पहचान वेरीफाई कर सकते हैं। ज़ेपे या फिर कोई दूसरा एक्सचेंज केवाईसी को लेकर सख्त है, लेकिन इसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जानते हैं कैसे आप आसानी से अपना केवाईसी करा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी नेशनैलिटी यानी कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। अपनी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको आईडी डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ और डिक्लेरेशन की जरूरत होगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आप आईडी डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें और फिर अपलोड करें। एड्रेस प्रूफ के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं। अब आपको कुछ बेसिक डिक्लेरेशंस देने होंगे, जैसे कि सोर्स ऑफ फंड्स और ऑक्यूपेशन। कांग्रेचुलेशंस, इसी के साथ आपका केवाईसी पूरा हो चुका है। इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में 24 घंटे लग सकते हैं। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।